13 नवंबर 2020 के द हिंदू एनालिसिस में मैं प्रशांत मावानी आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा है, लॉस्ट टाइम इज नेवर फाउंड अगेन। वक्त एक प्रकार की करेंसी है, राइट? एक प्रकार का आप भगवान जो है वो हमें अपने जेब में पैसे तो नहीं दे सकता, तो भगवान ने हमारे लिए वक्त डिज़ाइन किया है, टाइम दिया है। हम सब के पास एक फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम है, राइट? इससे ज़्यादा वक्त जो है, जो भी वक्त हमारे लिए लिखा गया है या फिर जो भी वक्त हमारे पास है, मैं बात कर रहा हूँ वक्त यानी कि जीवन की। तो जितना हो सके मेक श्योर कि आप इसको अच्छी तरीके से, प्रोडक्टिव तरीके से इसका इस्तेमाल करें। अब आप इसको लाइफ भी कह सकते हैं, आप इसको टाइम भी कह सकते हैं। इसके साथ डियर फ्रेंड्स, आज हमारे टेबल के ऊपर हैं 4 आर्टिकल्स और 3 टॉपिक्स। सबसे पहला टॉपिक, फॉर वन एंड ऑल। ये सुप्रीम कोर्ट और अर्नब गोस्वामी का जो केस है उसके साथ जुड़ा हुआ है और यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न हमारे सामने खड़े होते हैं। दूसरे 2 आर्टिकल्स जो हैं ये OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर हैं। ये जो नेटफ्लिक्स हैं, फिर व्हाट वी हैव, प्राइम वीडियो, इसके अलावा जो भी मार्केट में अवेलेबल हैं ऐसे प्लेटफॉर्म्स, तो उनके ऊपर एक रेगुलेशन की बात सरकार ने रखी है। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस यहाँ भी हमारे सामने खड़े होते हैं। और लास्ट जो टॉपिक है, दिस इज़ आउट ऑफ बॉक्स टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, गार्डियंस ऑफ द एनवायरनमेंट। डियर फ्रेंड्स, बिग दिवाली सेल इज़ ऑन। 17 नवंबर तक चलेगा ये बिग दिवाली सेल। हमारे सभी स्मार्ट कोर्सेज के ऊपर आपको मिलेगा 50% डिस्काउंट। ऊपर से जब आप दिवाली 10 कोड का इस्तेमाल करेंगे, यू विल गेट 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट, तो टोटल 60% डिस्काउंट। दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड डील। 17 नवंबर तक ही चलेगा ये बिग दिवाली सेल, तो आज ही ऑर्डर करें अपना स्मार्ट कोर्स। ज़्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें हमारा मोबाइल एप्लीकेशन। फॉर वन एंड ऑल, अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट किया गया। एक एबेटमेंट टू सुसाइड का जो केस है, इसको लेकर उनको गिरफ्तार किया गया। तो केस का बैकग्राउंड ये है कि एक इंटीरियर डिज़ाइनर थे और इंटीरियर डिज़ाइनर को ये एक एक्यूजिशन है, ये इल्ज़ाम है, अभी ये प्रूव नहीं हुआ है, लेकिन ये इल्ज़ाम है अर्नब गोस्वामी और दूसरे 2 लोगों के ऊपर कि उन्होंने इस इंटीरियर डिज़ाइनर को पैसे नहीं दिए और फिर इंटीरियर डिज़ाइनर जो हैं, इस व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। और ये बताया एबेटमेंट टू सुसाइड यानी कि आप कोई ऐसी चीज़ करते हैं। कुछ दिनों पहले मैंने आपको इसकी डेफिनेशन भी एक्सप्लेन की थी, इज़न्ट इट? कि आईपीसी में क्या है एबेटमेंट ऑफ सुसाइड, क्या कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपके ऊपर ये इल्ज़ाम लग सकता है। तो ये केस है और इस केस में उनको अरेस्ट किया गया था। अब इंटरेस्टिंग एडिटोरियल ये इसीलिए है क्योंकि अर्नब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम बेल ग्रांट कर दी है, यानी कि उनको अरेस्ट, ये जो पिंजरे के पीछे थे वो या फिर सलाखों के पीछे थे, लॉकअप में थे, तो उसमें से उनको बाहर निकाल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उनको इंटरिम बेल ग्रांट कर दी है कि आप बाहर जा सकते हैं। ओके, अब हमारे देश में कितने सारे ऐसे लोग हैं अंडर ट्रायल्स, कितने सारे ऐसे पेंडिंग केसेस हैं हमारे देश में। मुझे अर्नब गोस्वामी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, आई डोंट हैव एनी इश्यू विथ हिम, लेकिन ये एडिटोरियल को अगर आप पूरा पढ़ेंगे, इस एडिटोरियल में जो प्रश्न हमारे सामने रखे हैं, जो चीज़ें हमारे सामने रखी हैं, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि क्या इतनी ही प्रायोरिटी से, क्या इतने ही कंसिडरेशन से, क्या इतनी ही स्पीड से सुप्रीम कोर्ट दूसरे केसेस को भी देखती है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए। दूसरी एक चीज़, ऑफ कोर्स अर्नब गोस्वामी जो हैं वो एक सेलिब्रिटी हैं, एक पब्लिक फिगर हैं हमारे देश में, एक बहुत ही फेमस चेहरा है। अब होता ये है कि लेट्स से 3 लेयर्स हैं, राइट? एक है सुप्रीम कोर्ट, जुडिशरी के 3 लेयर्स, हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट, राइट? बेसिक मैं लेयर्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो अगर आपको लेट्स से आपके ऊपर कोई केस चल रहा है तो आप सेशंस कोर्ट में चलेगा और वहाँ पर आपको अगर बेल मिलती है, नहीं मिलती है, लेट्स से आपको बेल नहीं मिलती है, तो फिर आप हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं। अगर हाई कोर्ट से भी आपको रिलीफ नहीं मिलती है तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। तो यहाँ पर हुआ ऐसा कि अभी सेशंस कोर्ट जो हैं वो इस मैटर को सुनने वाली थी, उससे पहले
अर्नब गोस्वामी या फिर उनकी जो टीम थी, उनके जो लॉयर्स हैं, वो पहुंच गए बॉम्बे हाई कोर्ट के पास। बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनकी बेल रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस बेल रिक्वेस्ट को इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह कहा कि आपके पास अभी ऑप्शंस बाकी हैं, आपके पास रेमेडी के ऑप्शंस हैं। आप सेशंस कोर्ट में मैटर को चलने दीजिए या फिर सेशंस कोर्ट में अप्लाई कीजिए। अगर वहाँ से रिजेक्ट होती है आपकी एप्लीकेशन तो फिर आप यहाँ पर आइए। वहाँ पर अभी रिजेक्शन हुआ नहीं है और आप हमारे पास आ गए, तो ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट ने इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया। अब ये एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है कि सुपीरियर कोर्ट्स जो हैं वो लोअर कोर्ट्स से अगर आपको रेमेडी नहीं मिली है तो फिर आप सुपीरियर कोर्ट्स जो हैं इसके ऊपर एक्शन लेती हैं। लेकिन यहाँ पर हुआ ऐसा कि सुप्रीम कोर्ट जो हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को एक बेल ग्रांट कर दी। अब बहुत सारे केसेस ऐसे भी होते हैं हमारे देश में जहाँ पर आपको पता ही है कि इस व्यक्ति के ऊपर आरोप इसीलिए लगाया गया है क्योंकि इसने कुछ ऐसी बात कही है जिससे सरकार या फिर पावरफुल लोग जो हैं उनको मीन्स अच्छा नहीं लगा। पावरफुल लोगों को कोई ऐसी बात उन्होंने बता दी जिसकी वजह से सरकार या फिर रूलिंग पार्टी व्हाटएवर उनको गुस्सा आ गया, उनके खिलाफ कुछ ऐसा बोल दिया, तो फिर केस किए जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मिनिस्टर हैं, कोई एमएलए हैं, एमपी हैं, तो उनके ऊपर भी ऑपोजिशन के या फिर जो कुछ ऐसे लोग हैं अपनी भड़ास निकालने के लिए, एक बदला लेने के लिए उनके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाते हैं। तो ऐसे जो केसेस हैं जिसमें पता ही है कि ये जानबूझकर किया गया है, तो ऐसे केसेस में भी सुप्रीम कोर्ट या फिर जो हायर कोर्ट्स हैं, और यहाँ पर ख़ास हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो ऐसे केसेस में भी ये कहा गया है कि आप पहले सेशंस कोर्ट में तो चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लीजिए। अगर वहाँ से आपको मदद नहीं मिलती है, हाई कोर्ट से नहीं मिलती है, तो फिर आप हमारे पास आइए। लेकिन यहाँ पर हमारे जो जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब हैं, उनका जो ऑब्जर्वेशन, उनके जो शब्द हैं वो यहाँ पर देखिए, इफ़ वी डोंट इंटरफियर इन दिस केस टुडे वी विल वॉक ऑन ए पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन। अगर हमने इस केस के ऊपर कोई इंटरफेरेंस या फिर इसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं लिया तो हम एक डिस्ट्रक्शन का जो रास्ता है, एक बर्बादी का जो रास्ता है, उसकी तरफ हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, अगर अर्नब गोस्वामी के जर्नलिस्टिक वर्क के साथ कुछ होता, अगर उनके उनका जो प्रेस का रोल है, जो जर्नलिज्म का रोल है, उसके साथ अगर कुछ गलत होता या फिर उसके साथ जुड़ी हुई अगर कोई मैटर होती, तो ऑफ कोर्स राइट सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवीन करे, ये बहुत ही लेकिन यहाँ पर जो मैटर है ये ऑल टुगेदर डिफरेंट है। वो एक पर्सनल ट्रांजैक्शन जो भी है उनका, उसके साथ जुड़ी हुई मैटर है। तो यहाँ पर जर्नलिज्म और उनकी पर्सनल मैटर के बीच में मीन्स पता नहीं कि क्यों हम पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन पर चले जाते। दूसरी चीज़ कि क्या, जैसे हमने प्रश्न उठाया कि हमारे वी वर टॉकिंग अबाउट दिस कुछ दिनों पहले जब हम इस टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे, अर्नब गोस्वामी के केस के साथ जुड़ा हुआ जो आर्टिकल था, तो हमने देखा कि कैसे दूसरे ऐसे राज्य हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनके ऊपर UAPA लगाया गया है। तो उनको तो ऐसी कोई फैसिलिटी या फिर उनको तो इतनी जल्दी कोई सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट से कोई ऐसी मदद नहीं मिली। वो अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो जेल के पीछे हैं। One hopes the detailed judgment would shed light on the circumstances in which the Supreme Court can override regular bail hearings in lower courts, and on whether it is expected that magistrates and sessions judges should also grant a same-day interim bail in appropriate cases. अब इस ये जो पूरा टॉपिक है उसके ऊपर एक थरो अगर जजमेंट की डिटेल्स हमारे पास आए तो पता चले कि कौन से ऐसे सर्कमस्टेंसेस हैं या फिर कौन से ऐसे सर्कमस्टेंसेस थे जिसको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट में ये जो लोअर कोर्ट हैं, लोअर कोर्ट की प्रोसेस से पहले ही एक बेल ग्रांट कर दी, या फिर फ्यूचर में मैजिस्ट्रेट्स और सेशन जजेस हैं क्या उनको सेम डे बेल ग्रांट करनी चाहिए अप्रोप्रिएट केसेस में नहीं। ये सारी चीज़ों के बारे में एक डिटेल जजमेंट जब सामने आएगा तब हमें इसके बारे में और ज़्यादा पता चलेगा। लेकिन एक चीज़ तो है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी सलाखों के पीछे हैं
छोटे छोटे क्राइम्स उन्होंने किए हैं नहीं किए हैं ये चीज़ें प्रूव नहीं हुई है, बस उनको जेल के पीछे डाल दिया गया है और वो वहाँ पर ही हैं। और कुछ सालों के बाद जब वो बाहर निकलेंगे तब पता चलेगा कि एक यंगस्टर जो हैं उसके जीवन के पीक ईयर्स बर्बाद हो गए सलाखों के पीछे। और फिर बाहर भी जब वो निकलेगा, अगर वो बाइज़्ज़त बरी होता है, बाहर निकलेगा तो भी समाज उसको नहीं छोड़ेगा। तो यहाँ पर ऐसे कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न जो हैं कि हम कैसे समाज में, किस सोसाइटी में हम रहते हैं। क्या हमारे ये जो डेमोक्रेसी है, जिसमें हम डेमोक्रेसी कहते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, क्या रियलिटी और जो चीज़ें किताबों में हैं, जो चीज़ें बुक्स में लिखी गई हैं, जो रूल्स हैं, जो लिखा गया है और जो इम्प्लीमेंट हो रहा है, उसमें कितना बड़ा गैप है। ये प्रश्न जो है, ये गैप कितना बड़ा है, ये हमें खुद देखना होगा। एवरी इंडिविजुअल, राइट, हर एक सिटीजन को देखना होगा। इसी के साथ लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल। वीडियो पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें एंड हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मीडिया रेगुलेशन दैट इज़ क्वाइट ओवर द टॉप। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिसीजन लिया है कि जो OTT यानी कि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं, जो नेटफ्लिक्स, जो प्राइम वीडियो, आपके मोबाइल फ़ोन में एप्लीकेशंस होंगे, तो ऐसे जो कंटेंट प्रोवाइडर्स हैं, राइट, जिसमें फिल्म्स आ गई, ऑडियो विजुअल प्रोग्राम्स आ गए जो ऑनलाइन है, तो इनको अब INB मिनिस्ट्री यानी कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री जो हैं, इसको रेगुलेट करेगी। फिल्म्स जो हैं उनको ऑलरेडी हमारे देश में रेगुलेट किया जाता है, राइट। अब रियलिटी ये है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, CBFC, ये इस बॉडी का नाम है जो फिल्मों को रेगुलेट करती हैं। लेकिन आम भाषा में हम क्या कहते हैं? हम इसको कहते हैं सेंसर बोर्ड। मैंने कहीं पर सुना था कि एक बहुत ही फेमस डायरेक्टर ने यह बताया था अपने इंटरव्यू में कि सेंसर बोर्ड जो है, या फिर जो टेक्निकली स्पीकिंग सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है, इसका मेन काम यही है कि फिल्मों को सर्टिफिकेट देना कि ये A हैं, B हैं, UA हैं, व्हाटएवर, जो भी अलग अलग कैटेगरीज हैं, ये कैटेगरीज के सर्टिफिकेट देना। और अगर किसी फिल्म को A सर्टिफिकेट दिया गया है, यानी कि ये एडल्ट्स के लिए है, तो फिर ऑडियंस के ऊपर है, उनको समझना है कि उनको फिल्म देखनी है नहीं देखनी है। लेकिन होता क्या है? होता यह है कि फिल्मों को काटा जाता है, कुछ ऐसे सीन्स होते हैं उनको निकाला जाता है। अब एक तरफ अगर हम देखें क्रिएटिविटी की बात करें, राइट, क्रिएटिविटी, आर्ट की जब हम बात करते हैं तो आर्ट की कोई ऐसी बाउंड्री नहीं होती, और जो भी बाउंड्रीज होती हैं उसके बाहर निकलना ही एक प्रकार से आर्टिस्ट का जो है वो मेन लक्ष्य होता है। वो उनका जो भी काम है उसमें वो बाउंड्रीज़ को चैलेंज करते हैं। एक डायरेक्टर ने अगर कोई एक स्पोर्ट्स के ऊपर फिल्म बनाई, तो वो दूसरी ही फिल्म जो है स्पोर्ट्स के ऊपर अगर बनाएगा तो वो कुछ उसमें अलग डालने की, कुछ अलग एंगल से करने की, एक ही टाइप की फिल्म जो है वो एक डायरेक्टर बार बार एक ही से, आप देखते होंगे कई ऐसे एक्टर्स होते हैं जिन हमें लगता है कि ये बहुत ही एक्शन हीरो, बहुत ही अच्छे एक्शन हीरो हैं, या फिर बहुत ही अच्छे एक्शन हीरोइन हैं, और फिर कुछ फिल्में वो करते हैं ऐसे, उसके बाद वो कोई ऑल टुगेदर डिफरेंट फिल्म में चले जाते हैं और वो फिल्म चलती नहीं है या फिर चल जाती हैं। तो हम कहते हैं कि ऐसे एक्सपेरिमेंट्स, क्योंकि एक क्रिएटिव व्यक्ति जो है वो चाहेगा कि कुछ टाइम के बाद वो कुछ अलग करें, वो अपने सभी पोटेंशियल, जो भी उनका पोटेंशियल है, उनको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेगा, और ये उनका अधिकार भी है और ये करना भी चाहिए। फेल, पास, फ्लॉप, हिट, ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। तो ये फिल्मों को काटा जाता है और कट किया जाता है, और ये इंडस्ट्री वैसे तो बहुत ज़्यादा टैक्स पे करती हैं, कितने सारे लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करती हैं, अवार्ड्स दिए जाते हैं, तब पॉलिटिशियंस आगे बैठते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन पॉलिटिक्स भी बहुत ज़्यादा हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन में। कई फिल्में ऐसी हैं जिनको डिले किया जाता है, उनको लॉन्च नहीं करने देते, ये सारी चीज़ें जो हैं वो चलती रहती हैं। दिस आर सम डार्क रियलिटीज़ जिनके बारे में इतनी ज़्यादा बातचीत जो है वो मीडिया पे भी नहीं होती है। न्यूज़ मीडिया की बात करें तो आपको पता है कि न्यूज़ मीडिया जो हैं उनके ऊपर कोई ऐसी रेगुलेशन नहीं है, ऐसा नहीं है कि सरकार इनके ऊपर कोई कंट्रोल करे।
लेकिन रियलिटी तो हम सबको पता है कि पॉलिटिशियंस के इंटरव्यूज से पहले उनके पास क्वेश्चंस आ जाते हैं, उनको पता है कि कौन सा क्वेश्चन कब पूछा जाएगा, कौन सा प्रोग्राम है। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये एक प्रकार से इट्स ये एक पूरा फिक्शन ही चल रहा है कि इंटरव्यू में सारे प्रश्न उनको दे दिए, सारे आंसर्स तैयार करके रखे गए हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इनडायरेक्टली ऑफिशियली कोई रूल नहीं है मीडिया को कंट्रोल करने का, लेकिन पर्दे के पीछे तो सभी पावरफुल लोग, आपको पता ही है, चैनल्स देखते होंगे आप, कौन सी चैनल रूलिंग पार्टी की हैं, कौन सी चैनल ओपोजिशन को फेवर करती हैं, कौन सा न्यूज़पेपर्स रूलिंग पार्टी को ओपोजिशन को फेवर करते हैं। ये आपने भी देखा होगा ना, आप जानते भी होंगे इसके बारे में। दूसरी जो इंटरेस्टिंग चीज़ है इस आर्टिकल में वो ये है कि जब जेपी मूवमेंट हुआ था इंदिरा गांधी के समय पर, जब इमरजेंसी लगाई गई थी, तो बीजेपी के बहुत सारे लीडर, आज जो बीजेपी में लीडर्स हैं, तो बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जो जेल में गए थे और वो आज़ादी और प्रेस फ्रीडम के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन आज उनकी ही पार्टी जो हैं वो ये सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाने की बात करी है। तो ये जो डिसीजन है सरकार का, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फंडामेंटल राइट के साथ जुड़ा हुआ एक प्रश्न है। दूसरी चीज़, डिवाइड एंड रूल भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि एक तरफ सरकार ये कह रही है कि ये जो नए प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं तो उसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें रेगुलेट होनी चाहिए। अब पेपर्स की बात करें, प्रिंट मीडिया जो है वो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है इसको, इसके ऊपर नज़र रखता है। फिर टीवी मीडिया की बात करें तो न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन जो है ये टीवी मीडिया के ऊपर नज़र रखते हैं। और यहाँ पर बात आ रही है कि ये जो इंटरनेट या फिर डिजिटल मीडिया जो है उसके ऊपर INB मिनिस्ट्री नज़र रखेगी। DD न्यूज़ और ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ बहुत ही क्लीन होते हैं, राइट टू द पॉइंट होते हैं, लेकिन क्या कभी आपने देखा कि सरकार के खिलाफ DD न्यूज़ में और ऑल इंडिया रेडियो में ऐसे कोई टॉपिक्स हमारे सामने आए? यू विल नेवर फाइंड इट। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि DD न्यूज़ और ऑल इंडिया रेडियो की क्वालिटी ख़राब है, उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, नहीं, आपको देखना चाहिए। आप अगर देख सकते हैं, आपके पास वक्त है तो देखिए, अच्छे होते हैं न्यूज़, काफ़ी अच्छा एनालिसिस भी आपको मिल जाएगा। लेकिन एक चीज़ है कि सरकार के खिलाफ कभी भी कोई चीज़ आपको वहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी कि सरकार के खिलाफ जो एक कुछ गलत हुआ तो फिर टोटली कि यहाँ पर सरकार का कसूर है, ये है, वो सारी चीज़ें नहीं होगी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इनके ऊपर ऐसे ही न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन जो हैं वही इसको रेगुलेट करते हैं। तो ये एक चीज़ है। और दुनिया में देख लीजिए हमारा नंबर कितना पीछे है इन टर्म्स ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस। मूविंग ऑन टू सेकंड, basically the second article on this topic या फिर third article of the day, regressive move, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का है। More legislation and government control of this dynamic new media sectors at a time when we need less regulation। जब हमें लेस रेगुलेशन की आवश्यकता है उस टाइम पर सरकार उसको रेगुलेट करने की बात कर रही है। अब दुनिया में हम एक तो कॉम्पीट कर रहे हैं, राइट, बहुत सारे ऐसे डिजिटल कंटेंट प्रोवाइडर्स हैं, तो फॉरेन एंटिटीज़ के सामने हमारी एंटिटीज़ टिक नहीं पाएगी जब आप ऐसे हर्डल्स क्रिएट करेंगे, और इनकी आवश्यकता नहीं है। मैं अभी इस टॉपिक के ऊपर कुछ डिस्कशन कर रहा था अपने एक फ्रेंड के साथ, और मेरा आइडिया तो ये है कि एक ऑप्शन आ सकता है, एक बटन आ सकता है, एक्सप्लिसिट ऑन या फिर ऑफ, कि अगर कोई सीरियल है, अगर कोई टीवी सीरीज़ है, ये जो नॉट टीवी सीरीज़, दिस सीरीज़ OTT के ऊपर कोई सीरीज़ है, नेटफ्लिक्स, अमेज़ोन के ऊपर, और अगर इसमें आपको जो उसमें गालियाँ बोली जाती हैं या फिर ऐसे कोई सीन्स दिखाए जाते हैं, तो अगर आपको वो चीज़ नहीं देखनी है तो आप उस सीरियल के स्टार्टिंग में ही या फिर जैसे सब टाइटल्स को सिलेक्ट करते हैं, ऑन ऑफ करते हैं, ऐसे ही एक्सप्लिसिट कंटेंट ऑन और ऑफ कर दीजिए। ये ऑप्शन दिया जा सकता है, एडिटिंग टेबल के ऊपर इसको आराम से किया जा सकता है। और जिसको अगर आप फैमिली के साथ बैठकर देखना चाहते हैं, यू डोंट वांट टू हियर बैड वर्ड्स, ये जो गंदी गालियाँ, ये वो जो भी बोली जाती है, अगर आपको वो नहीं देखना है तो आप ऑफ कर दीजिए, एंड दैट्स इट, यू विल रेस्ट एश्योर्ड कि सारी चीज़ें क्लीन चलेगी। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ऐसे सीन्स की और ऐसी बात नहीं है, कई बार कुछ ऐसे
फिल्म्स होते हैं जो पॉलिटिकल टॉपिक्स को टच कर लेते हैं, कास्ट के ऊपर हो गया या फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हो गया, कोई रिलीजियस टॉपिक टच कर लिया, तो ये सारी अलग अलग लॉबीज़ हैं जो प्रेशराइज करती है सरकार को ये मत दिखाइए, वो दिखाइए, ये सही है, गलत है। तो सही और गलत जो है वो देखने वाले के इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि। लेकिन मेरा यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि जो क्रिएटिव लोग हैं, जो आर्टिस्ट हैं, उनको रिस्ट्रिक्ट हमें नहीं करना चाहिए, और न्यूज़ मीडिया को रिस्ट्रिक्ट करने की बात है तो ये चीज़ मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि नहीं होना चाहिए। सेल्फ रेगुलेशन, कि वो खुद देखें। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं ही ये कह रहा हूँ, हमारे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर ने 2018 में पार्लियामेंट में ये कहा है, और यहाँ पर आप देखिए उनके शब्द, कोट कर सकता हूँ मैं उनको, कि in Indian media self-regulation is done by various layers, first by a journalist and then by editors. The government believes in self-regulation by the media. सरकार मानती है, और प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के बारे में INB मिनिस्टर ने बताया, रविशंकर प्रसाद साहब ने, कि आई थिंक उस टाइम पर रविशंकर प्रसाद साहब ही थे, आई एम नॉट श्योर हु वाज इट, बट INB मिनिस्टर साहब ने ये बताया था पार्लियामेंट में कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं वो भी बिलीव करते हैं, वो भी मानते हैं कि डेमोक्रेसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है मीडिया, और मीडिया जो है वो सेल्फ रेगुलेट, वो खुद देखें, राइट। उनको सरकार नहीं कहेगी व्हाट यू शुड शो एंड व्हाट यू शुड नॉट। आप खुद तय कीजिए, आप इतने मैच्योर हैं कि आप खुद डिसीजन ले सकते हैं क्या सही है और क्या गलत है। तो गवर्नमेंट 2 साल पहले गवर्नमेंट का ये ओपिनियन था, और आज डिजिटल मीडिया जो है उसको कंट्रोल करने की या फिर उसके ऊपर एक नज़र रखने की बात है। ध्यान रखिए, रेगुलेशन जो है इट्स बेसिकली अबाउट कि रेगुलेट करने का मतलब यहाँ पर यही है कि फिर आपकी आज़ादी जो है वो चली जाएगी। और ग्लोबल लेवल पर हमारे बहुत सारे क्रिएटिव लोग हैं जो ग्लोबल लेवल पर सक्सेसफुल हो सकते हैं इस क्षेत्र में। और मेक इन इंडिया, ये सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो दिस इज़ अबाउट मेक इन इंडिया, तो इसको सेंसरशिप करने की आवश्यकता मुझे तो नहीं लगती है। फिर हम बात करेंगे गार्डियंस ऑफ द एनवायरनमेंट के बारे में। टेलीग्राफ न्यूज़पेपर का एक बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल है। हम बात करने वाले हैं पेस्टोरल्स जो होते हैं, पेस्टोरलिस्ट सिस्टम जो हम कहते हैं, चरवाहे, राइट। चरवाहे यानी कि जो एनिमल हस्बेंड्री या फिर पशुपालन का काम करते हैं। हम देखते हैं कैसे गाँवों में जब हम रास्ते पर जाते हैं, राइट, हाईवेज़ के ऊपर, तो हम देखते हैं कैसे भेड़ बकरियाँ, गाय भैंस एक्सेट्रा को लेकर निकलते हैं। और ये जब आर्टिकल मैं पढ़ रहा था तो मुझे एक किताब याद आ गई, द एल्केमिस्ट, पाउलो कोएल्हो की ये किताब है, और बहुत ही खूबसूरत, बहुत फेमस भी हैं, राइट, बहुत फेमस किताब है ये। तो उसमें भी एक शेफर्ड की ही स्टोरी है, कैसे ही एक जो पशुपालन का काम करने वाला एक चरवाहा जो हम कहते हैं, उसकी ही एक कहानी है। और मैं सोच रहा था जब वो किताब में पढ़ रहा था, तब मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि कितनी ऐसी खूबसूरत जगहें होंगी, राइट। कहीं पर छोटा सा झरना है, कहीं पर छोटा सा एक पॉन्ड है, कहीं पर सूखा है, कहीं पर हरी भरी घास है, जो हमें हाईवे से नहीं दिखाई देते। जब हम हाईवे के ऊपर जाते हैं तो छोटे छोटे पहाड़ तो हम नहीं कर सकते, छोटे हिल्स जो होते हैं, राइट। तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर कैसा, वहाँ से जगह कैसी दिखती होगी। तो ये बहुत सारी नेचर की जो ब्यूटीज़ हैं वो हम बड़ी बड़ी कार्स में नहीं देख सकते, राइट, लेकिन ये चल कर जाते हैं और आप उनके बॉडी को देखिएगा, राइट, जस्ट ऑब्जर्व देयर एनाटॉमी। आप देखेंगे कि, राइट, ना तो मैंने बहुत ही कम ऐसे देखे हैं जो ओवरवेट हों या फिर अंडरवेट हों, एकदम फिज़िकली फिट होते हैं, राइट। उनको कहीं पर जिम जाने की या कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो कितना वॉकिंग करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, जीवन की भी बहुत सारी चीज़ें हम उनसे सीख सकते हैं। और यहाँ पर जो FAO है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन की ये बॉडी है, और इनका कहना है, यूएन की ये जो FAO है उसका कहना है कि पेस्टोरलिस्ट सिस्टम जो है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये सिस्टम गरीबी को हम हटा सकते हैं, ज़ीरो हंगर अचीव कर सकते हैं, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग को अचीव कर सकते हैं। कितने खुश होते हैं ये लोग, इज़न्ट इट।
और इकोनॉमिक ग्रोथ में इम्पैक्ट कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज को रोक सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी को, और कंजम्पशन और प्रोडक्शन जो है उसका भी एक बैलेंस अचीव करने में हमारी मदद कर सकते हैं। 2019 में मंगोलिया जो देश है, आपके लिए एक क्वेश्चन है, मंगोलिया जो है इसका कैपिटल का नाम क्या है बताइए कमेंट सेक्शन में, दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू। तो मंगोलिया ने ये प्रपोज किया कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंजलैंड्स एंड पेस्टोरलिस्ट्स को हम 2026 में सेलिब्रेट करें। 2026 को एक पूरा साल जो है वो हम IYRP को सेलिब्रेट करें। नाउ द थिंग इज़ कि इंटरनेशनल कम्युनिटी मीन्स मेरा मानना ये है कि 2026 को में करना अच्छी बात है, लेकिन आई वुड से कि ये 2021 में ही हम करें। तो international community is of the opinion that awareness of importance of rangelands and pastoralists to livelihood, healthy ecosystems, and the adoption of climate change resilience strategies could be heightened by such an event। अगर ऐसा कोई इवेंट क्रिएट किया गया तो अभी जो हमने टॉपिक्स की बात की, ये सारी चीज़ों के बारे में लोगों में एक अवेयरनेस पैदा हो सकती है कि इनका जो रोल है ये कितना इम्पोर्टेंट है। दुनिया में लगभग 500 मिलियन लोग ऐसे हैं जो पेस्टोरलिस्ट हैं, चरवाहे हैं, और दुनिया के 75% देशों में आज भी इसको प्रैक्टिस किया जाता है। सॉइल क्वालिटी को इम्प्रूव करने में ये मदद करते हैं, डेजर्टिफिकेशन को रोकने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये जो पेस्टोरलिज्म, ये जो सिस्टम है, एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही नेचर के साथ जुड़ी हुई सिस्टम है। कार्बन न्यूट्रल भी है। लेटेस्ट स्टडी ये भी बताती है कि जो एनिमल्स हैं उसमें से जो भी वो एमिट करते हैं, राइट, तो ये भी सॉइल्स और प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। फूडर इनसिक्योरिटी उनके लिए एक बहुत बड़ा इश्यू है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर एग्रीकल्चर लैंड्स भी एक्सटेंड होते जा रहे हैं, और एग्रीकल्चर लैंड्स को हम फिर नए कंस्ट्रक्शंस के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो जो नेचुरल इनके जो बेल्ट्स थे उनके ऊपर एक बहुत बड़ा ख़तरा है, और ये पूरी कम्युनिटी के लिए और कम्युनिटी के साथ साथ ओवरऑल जो ये हमारे लक्ष्य हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को भी हम अचीव नहीं कर पाएंगे। हमारे देश में 13 मिलियन, यानी कि हमारे देश की पॉपुलेशन का 1% लोग जो हैं ये इस प्रोफेशन के साथ जुड़े हुए हैं। 46 हमारे देश में कास्ट्स और कम्युनिटीज़ हैं जो पेस्टोरलिस्ट हैं, उनकी आइडेंटिटी पेस्टोरलिज्म के साथ जुड़ी हुई है। दूसरी जो चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई, इनके पास जो नेचर के साथ जुड़ी हुई जो एक नॉलेज है, जो एक्सपीरियंस है, आई एम श्योर आपने सुना होगा, देखा होगा ऐसे लोगों को। मैंने तो देखा भी है, सुना भी है, मिला भी हूँ ऐसे लोगों से जो घड़ी के बिना वक्त दिखा देंगे कि रफली इतना टाइम हुआ होगा, बट फिर आप कहेंगे कि एक सेकंड बताइए, वो नहीं, लेकिन दे विल टेल यू, चाहे समर हो विंटर हो, राइट, वो आपको बता देंगे कि अभी शायद 2 बजे के आसपास, 1:30 बजे के आसपास कुछ वक्त हुआ होगा। तो हमसे कितने वो ज़्यादा नेचर के साथ जुड़े हुए हैं। दिस इज़ जस्ट वन एग्जाम्पल। उनको पता है, वो एनिमल को अच्छी तरीके से समझते हैं, राइट। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी कैन लर्न। क्या इस चीज़ का इस्तेमाल हम एनिमल के साथ जुड़ी हुई रिसर्च में उनकी नॉलेज का इस्तेमाल नहीं कर सकते? ऑफ कोर्स कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। हमारे देश में 395.3 मिलियन लाइव स्टॉक हैं, और हर साल हमारे देश में 45 बिलियन जितना टोटल अमाउंट का नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम जो है वो एनिमल मैन्योर से पैदा होता है। अगर हम ये जो एनिमल्स हैं, ये जो वीड्स हैं, अनवांटेड प्लांट्स को अगर वो नहीं खाते, अगर ये पेस्टोरलिज्म वाली सिस्टम नहीं होती, तो हमें सिंथेटिक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना पड़ता, और इससे करोड़ों अरबों रुपए का हमारा खर्च बढ़ जाता। 2012 का डेटा ये कहता है कि भारत ने 2012 में $2.7 बिलियन का दूध पैदा किया और $2.2 मिलियन का मीट पैदा किया। ऑर्गेनिक मीट और मिल्क के सप्लाई में नोमैडिक लाइव स्टॉक जो हैं सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं। ना तो ये केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, ना तो एडेड मिनरल्स, विटामिन्स, ऐसी कोई चीज़ें। तो प्योर ऑर्गेनिक, क्योंकि ये एक जो अपना पशुधन है उसको लेकर एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, तो अलग अलग न्यूट्री, और एक जगह पर सारे अपने पशुओं को भी नहीं रखते, वो अलग अलग जगहों पर ले जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि एक जगह पर अगर पशुओं को रखा गया तो उनके लिए भी अच्छा नहीं है, एंड इट इज़ नॉट हेल्थी फॉर द लैंड एज वेल, क्योंकि जितनी भी रिसोर्सेज है वो सारा रिसोर्स कंज्यूम हो जाएगा और उसके बाद वो रीजुमिनेट नहीं होगा।
जिस प्रकार से क्लाइमेट चेंज चल रहा है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जल्द से जल्द हम IVRP को सेलिब्रेट करें. एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड डियर फ्रेंड्स. मेक द मोस्ट आउट ऑफ बिग दिवाली सेल. और ये कुछ न्यूज़ आइटम्स हैं जिनको आप PDF डाउनलोड करने के बाद देख लीजिएगा. फ्रेंड्स, कल 14 नवंबर हैं, दिवाली हैं, तो कल ये जो द हिंदू एनालिसिस हैं उसमें डे ऑफ रहेगा. तो कल लेक्चर जो है वो आपका नहीं आएगा. तो एन्जॉय दिवाली विथ योर लव्ड वंस एंड विथ योर फैमिली. वैसे मैं एक छोटा सा मैसेज तो टेलीग्राम में आपके लिए छोड़ दूंगा, फेसबुक पर भी छोड़ दूंगा कल, लेकिन आई एम जस्ट टेलिंग यू नाउ. और आप दूसरे स्टूडेंट्स को भी इसके बारे में ज़रूर बताइएगा. I'll see you soon with daily financial news analysis. Enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.